द डिबेट में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी एक भाषा, उसका ग्रामर, यानी आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर। ये एक यूनिवर्सल सिस्टम है जो हर केमिकल कंपाउंड को एक यूनिक, एक लॉजिकल नाम देता है। और आज हम एक गाइड की सामग्री पर बात करेंगे जो इस मुश्किल टॉपिक को सिखाने के लिए मिनोमिनिक्स और शॉर्टकट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और यहीं से हमारी आज की बहस का सवाल उठता है, क्या ये ट्रिक्स, ये शॉर्टकट्स वाकई सीखने का एक स्मार्ट और इफेक्टिव तरीका है, या ये डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के रास्ते में आते हैं और स्टूडेंट्स को एक झूठा कॉन्फिडेंस देते हैं? मेरा मानना है कि ये तकनीकें लर्निंग प्रोसेस को एक्सेसिबल और कम डरावना बनाने के लिए इनवैल्यूएबल टूल्स हैं। और मैं ये आर्ग्यू करूंगा कि इन शॉर्टकट्स पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता असल में लॉन्ग टर्म मास्टरी की नींव को कमजोर करती है। तो मैं शुरू करती हूँ। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नियमों और अपवादों का एक जंगल है। एक बिगिनर के लिए ये बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटी ऑर्डर को ही ले लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप पर है, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर एंड सो ऑन। इसे सीधे सीधे याद रखना लगभग नामुमकिन है। अब जो सोर्स मटेरियल का मिनमोनिक है उसे देखिए। कार्बोक्सिलिक स्टॉप आस्किंग ईस्टर एनीथिंग अबाउट साइनाइड। ये इस कॉम्प्लेक्स हायरार्की को एक सिंपल मेमोरेबल लाइन में बदल देता है। ये स्टूडेंट को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस देता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट, और इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब कोई छात्र कहा 2+2 जैसी ट्रिक से 1 सेकंड में एल्केन, एल्कीन या एल्काइन का फॉर्मूला पहचान लेता है तो उसे लगता है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। ये उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। ये सिर्फ रटना नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है। 5 सेकंड में नाम वाली जो मेथड है वो एक क्लियर कट प्रोसेस देती है। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, नंबरिंग करो लोएस्ट लोकेंट रूल से, और फिर बॉस ग्रुप के हिसाब से सफिक्स लगाओ। एग्जाम के हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में जहां स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए, ये तरीके लाइफ सेवर हैं। मैं आपकी बात की भावना को समझता हूं कि हमें विषय को सुलभ बनाना है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये तरीका एक खतरनाक जाल है। मेरा फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट ये है कि शॉर्टकट्स आपको व्हाट बताते हैं, व्हाई को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। वो नेमोनिक बताता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, पर यह नहीं समझाता कि ऐसा क्यों है। वजह उसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट और केमिकल रिएक्टिविटी में छिपी है। एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स, एसिड हैलाइड्स, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। उनकी प्रायोरिटी का जो ऑर्डर है वो उनके केमिकल रिलेशनशिप पर बेस्ड है। नेमोनिक इस खूबसूरत केमिस्ट्री को छिपा देता है और उसे बस एक रैंडम लिस्ट बना देता है जिसे रटना है। ये ओवर सिंप्लीफिकेशन गलतफहमियों को जन्म देती है, जैसे हैलोजेंस और ईथर्स को अनवर्दी ग्रुप्स कहना। सुनने में कैची लगता है, पर यह केमिकली बकवास है। ये ग्रुप्स मॉलिक्यूल की पोलैरिटी, बॉइलिंग पॉइंट और रिएक्टिविटी को फंडामेंटल रूप से बदलते हैं। उन्हें अनवर्दी कहना उनकी इंपॉर्टेंस को कम करना है। और आखिर में ये ट्रिक्स बहुत लिमिटेड हैं। ये टेक्स्ट बुक के सिंपल एग्जाम्पल्स पे काम कर सकती हैं, लेकिन जैसे ही आप रियल वर्ल्ड केमिस्ट्री में आते हैं, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले मॉलिक्यूल्स, ये शॉर्टकट्स फेल हो जाते हैं। और जब ये फेल होते हैं तो स्टूडेंट के पास वापस जाने के लिए कोई कोर कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो पूरी तरह से लॉस्ट हो जाता है। आप वाई की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या असल में व्हाट पहली बाधा नहीं है? उस प्रायोरिटी निमोनिक को ही लीजिए, कार्बोक्सिलिक स्टॉप आस्किंग। मैं मानती हूँ कि ये क्यों नहीं बताता, पर ये एक छात्र को सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम उठाने में मदद करता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पहचान करना। एक बार वो सही हो गया तो आधी जंग जीत ली जाती है। यह एक तरह से ट्रेनिंग व्हील्स हैं। आप बच्चे को पहले बैलेंस करना सिखाते हैं। फिजिक्स ऑफ टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम वो बाद में आता है। डीप अंडरस्टैंडिंग बाद में भी बन सकती है जब छात्र इन ग्रुप्स के रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ता है, लेकिन यह एक सॉलिड फर्स्ट स्टेप है। लेकिन क्या ये ढांचा मजबूत है, या ये कागज का घर है जो पहली मुश्किल आने पर ढह जाता है? आप इसे ट्रेनिंग व्हील कहती हैं, मैं इसे एक ऐसा जीपीएस कहता हूं जो सिर्फ मेन हाईवेज पर काम करता है। जैसे ही आपको कोई छोटी गली या डिटूर लेना पड़े, वो ब्लैंक हो जाता है। आपने कहा कि मिनोमिनिक्स से ईस्टर को एस्टर के तौर पर याद कर सकते हैं। बिल्कुल, पर क्या छात्र ये समझता है कि एस्टर एसिड एनहाइड्राइड से कम रिएक्टिव क्यों है?
मेनोमिनिक्स उनसे एक दूसरे से अनरिलेटेड दिखाता है, जबकि सच ये है कि उनका पूरा वजूद कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा है। मेनोमिनिक्स केमिस्ट्री के फैमिली ट्री को समझने से रोकता है। ये कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करने के बजाय उन्हें आइसोलेट करता है। चलिए इस पॉइंट को एक और एंगल से देखते हैं, नंबरिंग के नियम और टाई ब्रेकर्स। जब दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे ब्रोमो और क्लोरो इक्विवेलेंट पोजीशंस पर हों तो अल्फाबेट में जो पहले आता है उसे कम नंबर मिलता है। ये एक सरल अनएम्बिग्युअस नियम है, इसमें कोई गहरा क्यों नहीं है। ये IUPAC द्वारा तय की गई एक कन्वेंशन है ताकि पूरी दुनिया में कंसिस्टेंसी बनी रहे। इसे एक ट्रिक के रूप में सिखाने में क्या हर्ज है? ये काम करता है, हमेशा करता है और कंफ्यूजन दूर करता है। नहीं, यहां मैं आपसे बिल्कुल असहमत हूं। हर्ज है। इसे एक ट्रिक के रूप में सिखाना छात्रों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये केमिस्ट्री का कोई नेचुरल लॉ है, जबकि ये एक कन्वेंशन है। देखिए, ये समझना भी तो जरूरी है ना कि साइंस में कुछ नियम नेचर से आते हैं और कुछ नियम वैज्ञानिकों द्वारा कंसिस्टेंसी के लिए बनाए जाते हैं। ये भी साइंटिफिक लिटरेसी का एक हिस्सा है। जब आप इसे एक ट्रिक कहते हैं तो आप ये कॉन्टेक्स्ट खो देते हैं। इसी तरह टाई की स्थिति में डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पर प्रायोरिटी देना, ये भी एक कन्वेंशन है। इन शॉर्टकट्स में ये न्यूआंस खो जाता है और नियम जादू की तरह लगते हैं, लॉजिक की तरह नहीं। और जब मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं तो ये कन्वेंशंस की समझ ही आपको बचाती है। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी की बात आई है तो चलिए एक रियल चैलेंजिंग मॉलिक्यूल लेते हैं जो सोर्स मटेरियल में भी है, 1R4S 1,7,7 ट्राइमिथाइल बाइसाइक्लो 2.2.1 हेप्टॉन 2,1। ये कैम्फर का एक स्टीरियो आइसोमर है। अब ये नाम डरावना लगता है, लेकिन ट्रिक्स इसे मैनेजेबल बनाती हैं। स्टूडेंट सबसे पहले बॉस ग्रुप पहचानेगा, अकीटोन, तो नाम 1 में खत्म होगा। फिर वो बाइसाइक्लिक सिस्टम के रूल्स देखेगा, ब्रिज हेड कार्बन्स, ब्रिजेस की लेंथ 2, 2 और 1, तो ये बाइसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन बन गया। मेरे हिसाब से ये शॉर्टकट एक जटिल समस्या को छोटे हल करने योग्य हिस्सों में तोड़ देते हैं। आपने एक बेहतरीन उदाहरण चुना है जो असल में मेरी बात को साबित करता है। आपका छात्र शायद नियमों की चेकलिस्ट फॉलो करके इसका नाम लिख भी ले, बाइसाइक्लो 2,2,2,1 हेप्टेन 2,1। ठीक है, पर क्या वो बता सकता है कि 2.2.1 का मतलब क्या है? क्या वो मॉलिक्यूल को 3D में विजुअलाइज कर पा रहा है? क्या वो समझता है कि ब्रिजहेड कार्बन्स क्या होते हैं और ब्रेड्स रूल के अनुसार वहां डबल बॉन्ड क्यों नहीं बन सकता? और सबसे जरूरी, आपने नाम से 1R4S स्टीरियोकेमिस्ट्री को छोड़ दिया, जो इस मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी के लिए क्रूशियल है। RS कॉन्फ़िगरेशन तय करने के लिए कोई निमोनिक काम नहीं करता। उसके लिए आपको कान इंगोल्ड प्रीलॉग प्रायोरिटी रूल्स को समझना पड़ता है, जो पूरी तरह से एटॉमिक नंबर पर बेस्ड हैं। आपको मॉलिक्यूल को 3D में अपनी आंखों के सामने घुमाना पड़ता है। ये ट्रिक्स छात्रों को 2D पेपर पर नाम लिखना सिखाती हैं, मॉलिक्यूल को 3D स्पेस में समझना नहीं। लेकिन आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन एक एडवांस टॉपिक है। शुरुआती स्तर पर बॉस ग्रुप या अयोग्य ग्रुप जैसी भाषा का उपयोग केमिस्ट्री को कम डरावना और अधिक रिलेटेबल बनाता है। ये छात्रों को एंगेज करने का एक तरीका है, खासकर उनके लिए जो साइंस से डरते हैं। अगर ये एंगेजमेंट बाद में गहरी रुचि की ओर ले जाता है तो एक सफल रणनीति है। हमें परफेक्शन को एक गुड स्टार्ट का दुश्मन नहीं बनने देना चाहिए। पहले कनेक्शन बनाना जरूरी है, टेक्निकल प्रिसीजन बाद में रिफाइन की जा सकती है। मैं ऐसे विषय को इन्फेंटलाइज करना मानता हूं, उसे जरूरत से ज्यादा डम डाउन करना। अयोग्य ग्रुप, सीरियसली, इसकी बजाय हम ये क्यों नहीं सिखाते कि कुछ ग्रुप्स हमेशा प्रीफिक्स के रूप में क्यों नामित होते हैं? क्योंकि वो कार्बन चेन को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन उसकी फंडामेंटल आइडेंटिटी जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से आती है उसको डिफाइन नहीं करते। एक हैलोजन एटम अल्कोहल ग्रुप की तरह चेन की फंडामेंटल क्लासिफिकेशन नहीं बदलता। सटीक भाषा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बढ़ावा देती है। जब हम अनवर्दी जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हम प्रीफिक्स और सफिक्स के बीच के फंक्शनल डिफरेंस को सिखाने का मौका खो देते हैं। ये इंटेलेक्चुअल लेजीनेस है। कैम्फर के उदाहरण पर वापस आते हैं। आपके छात्र ने कीटोन को बॉस कहा, ठीक है, पर अगर उसी मॉलिक्यूल में कीटोन के साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी लगा हो तो बॉस कौन होगा? तब उसे प्रायोरिटी ऑर्डर के वाई पर वापस आना ही होगा। उसे समझना होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज एट अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। शॉर्टकट यहां आकर दम तोड़ देता है। तो क्या ये शॉर्टकट मास्टरी की ओर नहीं ले जाते? मुझे ऐसा नहीं लगता।
पेंटफोरेन 2-इनॉल का ही उदाहरण लें। बताई गई विधि से एक छात्र सिस्टमैटिकली पहचानता है कि अल्कोहल की प्रायोरिटी एल्कीन से ज़्यादा है, इसलिए सफिक्स ऑल होगा। वो चेन को इस तरह से नंबर करता है कि अल्कोहल को लोएस्ट पॉसिबल नंबर यानी 2 मिले, भले ही डबल बॉन्ड को नंबर 4 मिल रहा हो। वो फिर पूरे नाम को सही ढंग से असेंबल करता है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रूल्स का मेथोडिकल एप्लीकेशन है। ये मास्टरी का ही एक रूप है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो सही जवाब पर पहुंच रही है और कंसिस्टेंटली पहुंच रही है। मुझे खेद है, पर मैं इसे मास्टरी मानने से इनकार करता हूं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अंडरस्टैंडिंग नहीं। आपका छात्र पेंट4n2ऑल का नाम लिख सकता है, ब्रिलियंट, पर क्या वो ये बता सकता है कि इस मॉलिक्यूल के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे? क्या वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि अगर हम इसमें HBr ऐड करें तो रिएक्शन डबल बॉन्ड पर होगा या अल्कोहल ग्रुप पर? शायद नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ नेमिंग के रूल्स याद किए हैं, फंक्शनल ग्रुप्स के बिहेवियर को नहीं। सच्ची मास्टरी नाम को स्ट्रक्चर और उसके बाद स्ट्रक्चर को रिएक्टिविटी से जोड़ने की एबिलिटी है। ये समझना कि नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है, बल्कि उस मॉलिक्यूल की केमिकल स्टोरी का एक सिनॉप्सिस है। ये ट्रिक्स उस कनेक्शन को बनाने में मदद नहीं करती, बल्कि वे नॉमेनक्लेचर को केमिस्ट्री के बाकी हिस्सों से अलग एक आइसोलेटेड पजल सॉल्विंग गेम के रूप में प्रस्तुत करती हैं। के लिए एक एक्सेसिबल एंट्री पॉइंट देते हैं, जिससे छात्रों को नियमों को जल्दी से लागू करने और कॉन्फिडेंस हासिल करने में मदद मिलती है। हर कोई केमिस्ट्री में PhD नहीं करना चाहता। कई छात्रों के लिए ये एक रिक्वायर्ड कोर्स है जो इसे उन्हें पास करना है। ये टूल्स उन्हें उस बाधा को कुशलता से पार करने में मदद करते हैं। एक बार नींव स्थापित हो जाती है तो जो छात्र विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का निर्माण किया जा सकता है। ये सीखने की प्रक्रिया में बाधा नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है, एक स्कैफोल्ड है जिसे आप बाद में हटा सकते हैं। और मैं इस बात पर कायम हूं कि ये एक गिल्डेड केज है, एक सोने का पिंजरा। ये ट्रिक्स शॉर्ट टर्म सक्सेस और एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकती हैं, लेकिन वे लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग के लिए हानिकारक हैं। वे छात्रों को नियमों के पीछे के क्यों को खोजने से डिस्करेज करती हैं, जिससे एक ब्रिटल नॉलेज बनती है जो नई और अनफेमिलियर चुनौतियों के सामने टूट जाती है। जब एक छात्र का सामना एक ऐसे मॉलिक्यूल से होता है जो ट्रिक के सांचे में फिट नहीं बैठता और एडवांस्ड केमिस्ट्री ऐसे ही मॉलिक्यूल से भरी पड़ी है, तो वे पूरी तरह से हेल्पलेस महसूस करते हैं। सच्ची मास्टरी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की गहरी और स्थायी समझ से आती है, जो किसी भी स्थिति में किसी भी मॉलिक्यूल पर लागू की जा सकती है। यह स्पष्ट है कि IUPAC नॉमेनक्लेचर सिखाने की सबसे अच्छी पेडागॉजिकल स्ट्रैटेजी पर अलग-अलग और काफी पैशनेट दृष्टिकोण मौजूद हैं। बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या सरलता और यादगार ट्रिक्स गहरी समझ का रास्ता हैं, या वे अनजाने में एक बाधा बन जाते हैं जो छात्र को असल केमिस्ट्री देखने से रोकते हैं। इस विषय की जटिलता और इसे सीखने के तरीकों पर विचार करने के लिए इस सामग्री में और भी बहुत कुछ है।